हेलो, वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपका MPPSC MCQ सॉल्यूशन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर एग्ज़ाम, जो कि जुलाई 2025 में हुआ है। अभी का हाल ही का लेटेस्ट का एग्ज़ाम है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिम जातीय अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह जो संस्थान है यह अब स्थित है कहाँ? भोपाल में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक डीलन शाह का जन्म वर्तमान में किस जिले में हुआ है? तो डीलन शाह यह मूल रूप से कहाँ? नरसिंहपुर जिले से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अब डीलन शाह कौन थे? तो यह एक गोंड शासक थे और 1857 क्रांति के अलावा 1842 के बुंदेला विद्रोह, किससे? बुंदेला विद्रोह से भी यह संबंधित हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ? जो नरसिंहपुर है वहाँ के चावर पाठा परगने के। कहाँ? चावर पाठा। देखो, PSC जनजातीय योद्धाओं के संबंध में धीरे धीरे और डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए आपको यह चीज़ें भी धीरे धीरे याद करनी होंगी और नोट डाउन करनी पड़ेंगी। ठीक। अब इनके एक बेटे भी थे डीलन शाह के। कौन थे? कुंवर रघुराज शाह, याद रखिएगा। शंकर शाह और रघुनाथ शाह वह जबलपुर वाले हैं, और डीलन शाह और रघुराज शाह ये कहाँ? नरसिंहपुर वाले हैं, याद रखिएगा, और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? तो मध्य प्रांत की स्थापना कब? 1861। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। अब हम बात करें मध्य प्रांत कैसे बना था। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो पेशवा है, पेशवा, सिंधिया और भोंसले, इनके महाकौशल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो उसे क्या? सागर नर्मदा टेरिटरीज नाम दिया था। क्या दिया था? सागर नर्मदा टेरिटरीज। और बाद में उन्होंने नागपुर क्षेत्र को भी कब्जा कर इसी क्षेत्र में मिला दिया था। नागपुर को सागर नर्मदा टेरिटरीज में मिला दिया और फिर उसे मध्य प्रांत नाम दिया, सेंट्रल प्रोविंस, याद रखिएगा। कब? 1861 में। और उसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी नागपुर। फिर 1903 में, कब? 1903 में छत्तीसगढ़ को शामिल किया और फिर इसका नया नाम हो गया मध्य प्रांत और बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, याद रखिएगा। राजधानी नागपुर ही रही। अब जो ऑप्शंस में अलग अलग सन दिए गए हैं उनकी प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1842 में क्या हुआ था? बुंदेला विद्रोह हुआ था। 1856, तो 1856 में क्या हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, जिसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत प्रसिद्ध हैं। 1858 में क्या हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत शासन की बागडोर छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई थी, और 1858 का भारत शासन अधिनियम भी पारित हुआ था। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कहाँ है? वह जबलपुर में। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका लग जाएगा, क्योंकि जबलपुर, इंदौर, भोपाल, इसी में सबसे पहले जबलपुर दिया है। अब हम बात करें कि मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है। तो मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता है 69.32%। कितनी? 69.32%, जिसमें सर्वाधिक जबलपुर में है। कितनी है जबलपुर में? 81.1% क्या है? सर्वाधिक। कहाँ? जबलपुर में। और हम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम, तो न्यूनतम है अलीराजपुर में। कितनी है? 36.1%, 36.1%। और यह कहाँ पर है? यह है अलीराजपुर में। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो अलीराजपुर है यह भारत का भी क्या है? सर्वाधिक असाक्षर या सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। कौन? अलीराजपुर। हम बात करें, एक क्वेश्चन और PSC पिछले 1-2 साल से पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की साक्षरता में 2011 की तुलना में 2011 में
कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 2011 में जो मध्य प्रदेश की साक्षरता है वो कितनी थी? 63.7% और 2011 में यह हो गई 69.32%। तो कितनी वृद्धि हुई? 5.26% ही। कितनी? याद रखिएगा 5.26%, सॉरी 5.62%। ठीक है, इतने फैक्ट आपको साक्षरता के संबंध में याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें बाण सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। याद रखिएगा कौन कौन से राज्य इसमें भागीदार हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो कौन सा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। यह सोन नदी पर है। कहाँ पर है? देवलौंद गांव, शहडोल, देवलौंद। अब ये जो परियोजना है इस पर कितने 435 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितना? 435 मेगावाट। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 14। देखो, ये जो SC/ST एक्ट है 2018 के सिलेबस के पहले एक्ट पूछे जाते थे, तो इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बहुत आते थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, ना ही आपको बहुत डीप में पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये कब किया गया था? 1995-96, वित्त वर्ष 1995-96, ऑप्शन बी याद रखिएगा। इसके पहले ये क्वेश्चन डिलीट भी किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम कब पारित हुआ, तो उसके ऑप्शंस गलत थे इसलिए डिलीट था। लेकिन PSC ने एक ही साल में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो समझ जाइए क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें कि आयोग का गठन कब 95-96 में हुआ, तो डेट क्या थी? डेट थी 29 जून 1995। 29 जून 1995 डेट याद रखिएगा, कभी भी पूछी जा सकती है। यह क्या है? यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय मतलब किसी एक्ट के थ्रू जिसकी स्थापना की जाए। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भोपाल है। और इसकी जो संरचना है वो है 1+3 की, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिधरी, धोरली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये सभी क्या? तांबे की खदानें हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, तांबा। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, मैग्नीज उत्पादन में भी प्रथम है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ हीरा, 3 खनिज हैं जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, तांबा, मैग्नीज और हीरा। अब तांबे के और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मलाजखंड जो कि बालाघाट में है, और इसके अलावा छिंदवाड़ा, ये क्षेत्र प्रमुख हैं तांबे के लिए। वहीं हम रॉक फॉस्फेट की बात करें तो मुख्य रूप से कहाँ? झाबुआ। झाबुआ फेमस है रॉक फॉस्फेट के लिए। मैग्नीज की हम बात करें तो मैग्नीज की भरवेली खदान बहुत फेमस है। कौन सी? भरवेली खदान, याद रखिएगा। ये कहाँ है? यह भी बालाघाट में है। और लोहा के लिए कटनी, जबलपुर क्षेत्र बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अगर हम बात करें ये मध्य प्रदेश में, तो यह पाए जाते हैं बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, उज्जैन और रीवा में। अब फर्स्ट नंबर पे तो है, सेकंड नंबर पे कौन से हैं? तो वह हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, यह द्वितीय स्थान पर है मध्य प्रदेश में पाए जाने में। और फिर उसके बाद होते हैं कटीले वन। देखो, इनके बहुत ज़्यादा क्षेत्र आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आर्द्र पतझड़ वन के जान लो कौन से हैं। तो बालाघाट हैं, छिंदवाड़ा हैं, सिवनी है, जबलपुर, मंडला, इन जिलों के वन वृत्त में। नेक्स्ट हम बात करें नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है? पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। अब हम बात करें SDG लक्ष्यों की, सतत विकास लक्ष्य। देखो,
जो यूएन है, यूएन की अनुषंगी संस्था जो है उनके द्वारा पहले क्या MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इनकी संख्या 8 थी, 2000 में आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अपनाए गए SDG, जब MDG की समय सीमा खत्म हुई तो उसके बाद कौन से SDG सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए। इनकी क्या 17 कुल लक्ष्य हैं, जिसमें 169 क्या हैं उप लक्ष्य हैं, और इनको प्राप्त करने का टारगेट क्या है 2030 तक। नेक्स्ट हम बात करें लमझना का तात्पर्य जनजाति समाज में किससे है। तो लमझना क्या है, एक विवाह का प्रकार है, तो ऑप्शन बी सही होगा, एक विवाह पद्धति है जनजाति समाज समूह। अन्य और कौन कौन सी विवाह पद्धतियां मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित हैं, तो आ जाएगा सेवा विवाह हुआ, वधु मूल्य हुआ, या दूध लौटावा हुआ, विनिमय विवाह हुआ, परिवीक्षा विवाह है, हरण विवाह है। ये प्रमुख क्या है जनजातीय विवाह हैं। नेक्स्ट, किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। नया क्वेश्चन है पीएससी के लिए, और ये कौन सा है, ऑप्शन ए शंकर साय। शंकर साय कौन थे, तो इन्होंने महाकौशल क्षेत्र जबलपुर क्षेत्र से नेतृत्व किया था, शंकर साय और रघुनाथ साय दोनों ने मिलकर, और इनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। फिर 18 सितंबर 1858 को इन्हें जबलपुर में तोप से बांधकर मृत्यु दंड दिया गया था, याद रखिएगा। इनकी याद में मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में वीर शंकर साय एवं रघुनाथ साय पुरस्कार प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। अब हम बात करें टांट्या भील की, तो ये भी क्या जनजातीय नायक हैं, कहाँ से, निमाड़ क्षेत्र से, और इन्होंने भी 1857 क्रांति में नेतृत्व किया था। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों से क्या लोहा लिया, और साथ ही साथ तात्या टोपे से इनकी मुलाकात हुई थी, और तात्या टोपे को उन्होंने गुरिल्ला युद्ध सिखाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फिर है खाद्य नायक की हम बात करें तो ये भी निमाड़ क्षेत्र के जनजातीय योद्धा हैं, और भीमा नायक के साथ अम्बा पानी के युद्ध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। किनकी, खाद्य नायक की, भीमा नायक के साथ। और फिर बात करें बादल भोई, तो ये गांधी जी के समकालीन जनजातीय नायक हैं। इन्होंने क्या किया था, जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है वहां पर जल जंगल जमीन हेतु अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, आंदोलन किया था। इन्हें छिंदवाड़ा का गांधी कहा जाता है। किन्हें, बादल भोई को छिंदवाड़ा का गांधी, याद रखिएगा। और बादल भोई जनजातीय संग्रहालय भी है वहां पर, कौन सा, बादल भोई जनजातीय अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 652 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट बात करें उपकरणों का एक नेटवर्क, जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है। देखो, जब बहुत सारे इक्विपमेंट उपकरण जो हैं आपस में इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से जुड़ते हैं, तो इस पूरे जो एक सिस्टम बन जाता है उसको हम क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समूह को, याद रखिएगा। वर्तमान में बहुत चर्चित है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जितनी भी चीज़ें जो नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं वो सभी इसमें शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये जो टर्म है ये किससे, यह AI से संबंधित हैं। AI और रोबोटिक्स दोनों से आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया। याद रखिएगा, हनुमान सत्याग्रह एक नया फैक्ट है, नया आंदोलन जो इसमें पूछा गया था इस क्वेश्चन पेपर में। तो इससे संबंधित थे पुरुषोत्तम विजय, ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम विजय हनुमान सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता। कब हुआ था, 1942 में, ठीक। किस कारण हुआ था, तो प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में। कहाँ हुआ था, इंदौर के सराफा बाजार में। अब इंदौर के सराफा बाजार से एक और मतलब कहना चाहिए कि संघर्ष
फेमस है, जिसे सराफा गोलीकांड कहा जाता है। यह भी 1942 में हुआ था। इसमें मगनलाल ओसवाल और छगनलाल ओसवाल इन दोनों ने नेतृत्व किया था, जिसमें मगनलाल ओसवाल को गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे एन.बी. लोहानी, ऑप्शन डी। कौन थे? एन.बी. लोहानी। ये तो आपको प्रथम, मध्य प्रदेश में प्रथम कौन क्या रहा, फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए चीजें, सीधा क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आना चाहिए। बात करें मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग की, तो यह 73वें संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले निर्वाचन आयोग का गठन हुआ तो उसकी अधिसूचना आई थी 1 फरवरी 1994। कब? 1 फरवरी 1994। और इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 15 फरवरी 1994, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन, जी हाँ, सेम टाइप का ये पहला क्वेश्चन, प्रथम निर्वाचन आयुक्त। अब क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की धारा के अनुसार किया गया। तो कौन सी धारा के अनुसार इसका गठन किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 15। क्या? धारा 15 के अधीन। अब जो सूचना आयोग मध्य प्रदेश में गठित हुआ तो कब हुआ था? 22 अगस्त 2005 को। डेट आप याद रखेंगे, 22 अगस्त 2005। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। संरचना की बात करें तो एक मुख्य आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त, तो 1+10 की इसकी संरचना होती है। हम कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों और अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष ये निर्धारित किया गया है। और जो वैसा कार्यकाल जो है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह संशोधन के बाद इसमें निर्धारित हुआ। अब जो नियुक्ति की बात होती है तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त, वो कौन थे? टी.एन. श्रीवास्तव। कौन? टी.एन. श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? तो ऑप्शंस हैं ज्ञानदूत, लोकमित्र, ई चालान और ई उपार्जन। तो ई गवर्नेंस से संबंधित देखो, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट है, यह 2000 में धार जिले में प्रारंभ हुआ था, मध्य प्रदेश के बहुत फेमस है। इसके बाद जो ई चालान है, भाई आप कहीं भी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में जाएंगे और रेड सिग्नल अगर आप तोड़ते हैं तो गाड़ी का क्या आपका नंबर प्लेट स्कैन करके चालान आपको मोबाइल के माध्यम से आ जाएगा, तो वो क्या ई चालान हुआ। और ई उपार्जन, तो जो खेत हैं, खेतों में क्या करना है, मंडियों की जानकारी पहुंचानी है किसानों के पास, तो वो ई उपार्जन के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, लोकमित्र कोई भी ई गवर्नेंस योजना नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें ई गवर्नेंस के स्तंभ की, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ई गवर्नेंस के पिलर कौन कौन से हैं? तो 4 स्तंभ हैं, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स। क्या क्या है? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स। नेक्स्ट, किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई मानते हैं? तो गोंडों का छोटा भाई या कहीं गोंडों को बड़ा भाई कौन मानता है? तो भारिया गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। वहीं हम बात करें सहरिया की, तो सहरिया भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। जो भारिया जनजाति है यह कहाँ? पातालकोट में पाई जाती है, पातालकोट में। और यह क्या? एक पीबीटीजी है। क्या है? पीबीटीजी है ना, अत्यंत विशेष पिछड़ी जनजाति है। और ये जो सहरिया, बैगा, भारिया हैं, तीनों क्या हैं? पीबीटीजी हैं मध्य प्रदेश की, बैगा, सहरिया और भारिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यह किया गया था 1992। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 1992। अब इस आयोग का गठन कब किया गया? तो वह किया गया था, हम बात करें गठन की, तो गठन हुआ था 1993 में। अगर बात करें कि किसके लिए काम करता है, तो अल्पसंख्यकों के लिए। और अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं भारत में? तो 6 हैं। कौन कौन से? मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, है ना, फिर बुद्ध, सिख
पारसी और जैन। 6 हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, पारसी और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की। तो देखो, ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स हुआ या एसडीजी के बारे में क्वेश्चन अब बहुत पूछे जा रहे हैं। यूनिट जो प्रीलिम्स की यूनिट 6 है इकोनॉमिक्स, तो उसमें भी इसको ऐड किया गया है, और करंट अफेयर्स, दोनों चीज़ों में यह ऐड है। तो दोनों में आपको बहुत अच्छे से इस पार्ट को कवर करना है, कोई भी आप एमपीपीएससी का एग्जाम दें। तो इसमें क्या ऑप्शन ए सही है, 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। बाकी एसडीजी के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन है। तो यह कौन थी, अंजू राठी राणा। ऑप्शन ए प्रथम महिला विधि सचिव कौन थी, अंजू राठी राणा। नेक्स्ट, महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लाल सोट का युद्ध कब हुआ। देखो, यह युद्ध कब हुआ था, 1787 में। हालांकि यह क्वेश्चन डिलीट किया है पीएससी ने। क्यों किया है, उसमें दिक्कत यह है कि यह राजा माधो सिंह के बीच नहीं हुआ था, महादजी सिंधिया थे इसमें, लेकिन यह क्या जयपुर और जोधपुर के राजपूत राजाओं के विरुद्ध लड़ा था महादजी सिंधिया ने। कब, 1787 में, याद रखिएगा। और इसमें क्या महादजी सिंधिया की हार हुई थी, महादजी सिंधिया की हार हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सूलपाणी क्षेत्र किसका है भाई, नर्मदा परिक्रमा का। किसका, नर्मदा परिक्रमा का। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ मान्यता है कि शिव जी ने जम्भासुर नामक राक्षस का वध किया था। किसका, जम्भासुर नामक राक्षस का वध किया था। यहाँ कहाँ, सूलपाणी क्षेत्र में। यहाँ यह कहाँ, मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा में शामिल है। ये जो अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा प्रतिवर्ष जून माह में होती है, जून और जुलाई माह में। ये कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। बाबा बर्फानी बोला जाता है इन्हें, क्या, बाबा बर्फानी। नेक्स्ट हम बात करें, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है FPGA का। देखो, FPGA 2025 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, तो सीधा सीधा रिपीटेड क्वेश्चन है। फुल फॉर्म क्या है, तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। कंप्यूटर वाले पोर्शन से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो पुराने क्वेश्चन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट हम पूछें, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को कहाँ से होती है, पाथरखेड़ा सारणी के कोयला क्षेत्र से, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र की बात, ताप विद्युत केंद्रों की बात करें, तो सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का कौन सा था, चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का प्रथम, फर्स्ट था ये ताप विद्युत केंद्र था। कहाँ पर, नेपानगर बुरहानपुर में। कब स्थापना हुई, तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इसकी क्षमता थी 17 मेगावाट, फिर इसको सरकार द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है और प्रेजेंट में इसकी क्षमता 177 मेगावाट हो गई है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, जो सुहागपुर कोयला क्षेत्र है, इससे किस प्लांट को कोयला प्रदान किया जाता है, तो वो है अमरकंटक, जोहिला से संजय गांधी को और उमरिया से भी संजय गांधी को प्लांट को क्या की जाती है, कोयले की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम साय द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है। तो संग्राम साय की प्रसिद्ध रचना है रस रत्नमाला, तो ऑप्शन बी रस रत्नमाला। संग्राम साय कौन थे, तो गोंड शासक थे। इन्होंने 52 किलों को विजय किया था, इसलिए इन्हें क्या 52 गणाधिपति कहा जाता था। 52 किले जीते थे इन्होंने, क्या किए थे, 52 किले जीते थे, तो 52 गणाधिपति बोला जाता है इन्हें, किन्हें, संग्राम साय को। इनकी पुत्र वधु बहुत प्रसिद्ध रही, क्या नाम था उनका, रानी दुर्गावती। इन्होंने 1564 में मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध किया था, नर्रई नाला का युद्ध, याद रखिएगा, नर्रई नाला या नरही नाला का युद्ध। अभी जो विवेक सिंधु है, विवेक सिंधु के लेखक हैं मुकुंद राज, मुकुंद राज विवेक सिंधु के लेखक हैं।
इसके अलावा हम बात करें अद्वैत सिद्धि तो इसके हैं मधुसूदन सरस्वती। कौन? मधुसूदन सरस्वती। नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो कितनी हैं? 11। भाई बहुत अच्छे से याद होगा, राज्यसभा की 11 हैं, लोकसभा की 29 हैं और विधानसभा की कितनी हैं? 230 हैं। लोकसभा की जो 29 सीटें हैं उसमें से 6 एसटी के लिए और 4 एससी के लिए क्या है? आरक्षित हैं। वहीं हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की 47 एसटी के लिए और 35 एससी के लिए, टोटल 82 सीट रिजर्व हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है? इसके ऑप्शंस हैं 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, 100% डिजिटल अर्थव्यवस्था, 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और शून्य राजकोषीय घाटा। तो मध्य प्रदेश का लक्ष्य क्या है कि जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाना है, उसमें मध्य प्रदेश को 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देना है और मध्य प्रदेश ने अपना लक्ष्य रखा है कि उसे 2047 तक क्या बनना है? 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। और भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य है वह 2030 से घटकर 2027 हो चुका है। भारत का याद रखिएगा 2027 है और मध्य प्रदेश का 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने का है 2047 तक का। नेक्स्ट, बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो बरुआ किस जनजातीय समुदाय का एक क्या है? पद है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी और डी सही है, बैगा और कोल। बैगा और कोल दो जनजातियों में बरुआ होता है जो उनका एक सामाजिक श्रेष्ठी है, याद रखिएगा। जो और इन जनजातियों की बात करें तो भील जनजाति का हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जैसे खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इन जिलों में। बैगा जो है, बैगा पाई जाती है हमारे सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन जिलों में। और जो कोल जनजाति है यह रीवा, सिंगरौली और सीधी, इन जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना प्रारंभ हुई थी सितंबर 2013 में। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, वर्ष 2013 में। याद रखिएगा सितंबर 2013। देखो मध्य प्रदेश हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसी किसी योजना से जरूर पूछ रहे हैं, है ना। MPPSC ऐसे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, चाहे आप प्रीलिम्स का पेपर देखें या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में 2 क्वेश्चन ऐसे कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना से पूछे, तो आपको वही भी रिवाइज करनी है और याद करनी है। इस योजना की बात करें तो महिला सशक्तिकरण योजना जो है यह है महिला एवं बाल विकास विभाग, है ना, के द्वारा प्रारंभ की गई। उसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त करना। तो सशक्त कैसे करेंगे? उनको स्वरोजगार देकर, उनको आत्मनिर्भर बनाकर, उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान करके, है ना। तो सामाजिक उत्थान में आपकी शिक्षा व्यवस्था भी आ जाएगी, याद रखिए। नेक्स्ट, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? यशोवर्मन में। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, चंदेल शासक यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। जो खजुराहो के मंदिर हैं नागर शैली के हैं, किसके? नागर शैली के। किन्होंने बनाए थे? तो यह बनवाए थे चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में। इनको 1986 में किसमें? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, इतना याद रखिएगा। फिर प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर, जो किसने बनवाया था? यह बनवाया था विद्याधर ने। किसने? चंदेल शासक विद्याधर ने। और जो धंगदेव हैं इन्होंने विश्वनाथ मंदिर, बैकुंठनाथ मंदिर, इनका निर्माण कराया था। नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखो कर्क रेखा क्या है? यह 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से निकलने के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। और मध्य प्रदेश की यह 18 जिलों से गुजरती है, जिनमें इंदौर, इनमें जो ऑप्शन है बी इंदौर से नहीं गुजरती है। विदिशा, उज्जैन, भोपाल, इन जिलों से यह गुजरती है। याद रखिएगा भारत के 8 राज्यों से मध्य प्रदेश के 18 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है ये, है ना। अगर 18 जिलों के लिए एक ट्रिक है जो आपको मिल जाएगी, रउआ राशि भवरासा, दम जब कटनी उमरासा, जिसमें
रतलाम, उज्जैन, आगर, भोपाल, जबलपुर, कटनी, दमोह, ये 18 जिलों के नाम सभी आ जाते हैं। जब आप लिखकर इसको देखेंगे तो आपसे 18 जिलों के नाम बन जाएंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ हुई थी? देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, यह प्रीलिम्स 2024 या 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2024 के प्रीलिम्स में आया है ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, देवास, है ना। सबसे पहले सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में देवास से प्रारंभ हुई थी। जो सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? प्रथम है पूरे भारत में, तो सोया स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। और सोयाबीन मुख्यतः कहाँ? भाई हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। ठीक, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है इंदौर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, तो ये आप ऑप्शन देखेंगे, फुल फॉर्म अगर आपको पता होंगे तो आप यह आंसर ऑटोमेटिक सही कर देंगे। तो देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है FTP। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यह है ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। WWW ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। यह इंटरनेट की शुरुआती दुनिया बनाने के लिए किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। कब? 1989 में। याद रखिएगा, आपके जो ऑप्शन हैं उनका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। फिर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है? FTP प्रोटोकॉल था, SMTP प्रोटोकॉल है। WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। और HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसके नाम में ही सिक्योर है, तो आपका आंसर क्या? ऑप्शन डी है ना। क्या करना है? क्वेश्चन क्या है? किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए, वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए? तो HTTPS का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन PSC के द्वारा हर एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है जो ज्योग्राफी से आपकी समझ के आधार पर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि किस ओर मध्य प्रदेश का तापमान सर्दी की ऋतुओं में घटता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। वर्षा की आर्द्रता है कब किस ओर परिवर्तनशील होती है, तो यह आपकी समझ पे डिपेंड करता है, ये आप रट नहीं सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग। देखो दक्षिण पूर्वी भाग जो है तो वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मध्य प्रदेश में और प्रतिवर्ष होती है। पूर्वी भाग दक्षिण पूर्वी भाग के पास ही है, वहाँ परिवर्तनशीलता ज़्यादा नहीं होती है। मुख्यतः जो परिवर्तनशीलता आती है वो हमारे मध्य भारत पठार और पश्चिमी मालवा में, जहाँ रेगिस्तान राजस्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहाँ? उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश से कहाँ आएगा? तो अगर ये मध्य प्रदेश का मैप है तो उत्तर पश्चिमी भाग ये रहेगा हमारा, है ना। यहाँ सर्वाधिक क्या होती है? परिवर्तनशीलता वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 2024 के फॉरेस्ट मेंस में भी आया है, 2025 के प्रीलिम्स में भी आया है। दो चीज़ें रटी हैं PSC को, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एक MS डॉस। बस ये पूछते हैं यह किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों कैसे हैं? कमांड आधारित। ये भी पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा कमांड आधारित यूजर इंटरफेस है, तो यूनिक्स और MS डॉस आप याद रखेंगे ये कमांड आधारित हैं। जो MS विंडोज़ है, MS विंडोज़ तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये क्या है? यह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इतना आप याद रखेंगे और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। करीब एक साल में ही इस क्वेश्चन को PSC ने 4 बार पूछ लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? रीवा में। जनसंख्या की दृष्टि से रीवा में। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? डिंडोरी जिले में, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल आबादी का 72.37% क्या है? ग्रामीण आबादी है टोटल, जिसमें से सर्वाधिक रीवा में, रीवा के बाद धार और धार के बाद सतना। रीवा, धार और सतना ये हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आएगा डिंडोरी, फिर अलीराजपुर और फिर सीधी, ये परसेंटेज में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मालवा की
ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नबदा टोली है। नबदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो बिल्कुल याद होगा, नबदा टोली एच.डी. सांकल्या। तो ऑप्शन बी। देखो नबदा टोली कहाँ है? तो यह है महेश्वर, है ना, महेश्वर में, जो खरगोन जिले में आता है। तो नबदा टोली यह क्या है? यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। अगर क्षेत्र वाइज पूछा जाए, क्षेत्र के हिसाब से नर्मदा घाटी में आता है। कहाँ? नर्मदा घाटी में। जो एच.डी. सांकल्या हैं, यह मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अदर ऑप्शंस की बात करें तो मार्टिमर व्हीलर, तो इनके नेतृत्व में हड़प्पा, अरिकमेडु और ब्रह्मगिरी क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। तो आपको अरिकमेडु और ब्रह्मगिरी याद रखना है। किसके नेतृत्व में? मार्टिमर व्हीलर। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो यह भारतीय पुरातत्व के सिरमौर रहे हैं। इन्होंने भरहूत स्तंभ, सांची स्तूप, इनके उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सारनाथ, है ना, और हड़प्पा संस्कृति। फिर सर जॉन मार्शल की बात करें तो इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो जो बीजागढ़ है यह क्या है? सतपुड़ा की प्रमुख पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। सतपुड़ा में भी पश्चिमी सतपुड़ा। देखो जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा को 3 पार्ट में बांटा जाता है, सतपुड़ा पर्वत को। तो इसका जो पूर्वी भाग है वो कहलाता है, पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी भाग कहलाता है राजपीपला। इसी को पश्चिमी सतपुड़ा कहा जाता है। इस राजपीपला श्रेणी में प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो बीजागढ़ हो गई, इसके अलावा अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, मथवार पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी, असीरगढ़ पहाड़ियाँ, ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं किसकी? पश्चिमी सतपुड़ा या राजपीपला श्रेणी की। और याद रखिएगा इसमें जो असीरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, इसे क्या? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार। याद करो जो बाजीराव हैं तो वह बुरहानपुर के पास अपना क्या सैन्य अड्डा लगाते थे, वहाँ असीरगढ़ की पहाड़ियाँ ही हैं, है ना। अकबर हैं, अकबर दक्षिण की ओर हमला करने जाते थे तो यहीं पर अपना डेरा जमाते थे। तो महत्वपूर्ण है ज्योग्राफिकल दृष्टि से। अब हम बात करें जो 3 भागों में सतपुड़ा को बांटा था, तो मध्य जो पश्चिमी भाग है वो राजपीपला है, जो मध्य भाग है वो है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं जो राजपीपला श्रेणी थी पश्चिमी सतपुड़ा, इसकी सर्वोच्च चोटी है चूलगिरी, जो 1215 मीटर है, और धूपगढ़ है 1350 मीटर। अब हम बात करें पूर्वी सतपुड़ा की, तो पूर्वी सतपुड़ा को मैकल श्रेणी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए और सी में एक ही चीज़ लिखी हुई है, पूर्वी सतपुड़ा और मैकल श्रेणी, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन ये कट जाता है। नेक्स्ट, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो पंचायतों संबंधी संशोधन किससे है? 73वां संविधान संशोधन 1993, 1993, याद रखिएगा ये। इसके द्वारा जो संविधान में उसमें भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से ओ तक 16 आर्टिकल जोड़े गए थे, जिसमें सभी क्या है? विषय उल्लिखित किए गए हैं। इसके अलावा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय किसको? पंचायतों को सौंपे गए हैं। वहीं 74वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा भाग 9A जोड़ा था, और इसमें क्या? नगरीय निकाय को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन बनाए गए हैं? देखो राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में हम पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। जो पंचायती राज अधिनियम आया था और किसके? 73वें संविधान संशोधन के पश्चात, तो 1993 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ? यह लागू हुआ, और 1994 में निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 1 फरवरी 1994 को अधिसूचना जारी हुई और 15 फरवरी 1994 को इसका गठन हो गया था, याद रखिएगा। इसके प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त बने थे वो कौन बने थे? NV लोहानी। कौन? NV लोहानी। लेकिन करंट की बात करें 2025 में कौन बने? तो ये थे मनोज श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। जो बॉडी है कैसी होती है? 1+3 की बॉडी होती है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ था। हॉकी में क्या? कांस्य पदक जीता था। ये फैक्ट आप कवर करेंगे।
2025 के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और किसको हराया था? तो हराया था स्पेन को। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। देखो 2024 और 2020 के ओलंपिक में लगातार कांस्य पदक कई सालों बाद भारत ने हॉकी में जीता। और 2020 का ओलंपिक है कोविड के कारण पोस्टपोन हुआ था। और कब हुआ था? 2021 में हुआ था। 2020 का कब? 2021 में हुआ था। और इस ओलंपिक का नाम क्या था? टोक्यो ओलंपिक, याद रखिएगा। उसमें भी कांस्य पदक जीता था। एक प्रमुख खिलाड़ी हैं कौन? PR श्रीजेश। यह गोलकीपर थे हॉकी टीम के। इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। 2025 के प्रीलिम्स में भी PR श्रीजेश पर क्वेश्चन आया था कि इन्हें कौन सा अवार्ड नहीं मिला है। इन्हें कौन सा? पद्म अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है, और अर्जुन पुरस्कार, सभी महत्वपूर्ण खेल अवार्ड मिल चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है खिलाड़ी। नेक्स्ट, वीर शंकर साहे एवं रघुनाथ साहे सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया? देखो यह जो अवार्ड है यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनजातीय अवार्ड है, जो 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह 2023 में किसको मिला है? तो यह मिला है बुद्धपाल सिंह ठाकुर को। ऑप्शन सी है ना, बुद्धपाल सिंह ठाकुर को मिला है। प्रमुख जनजातीय सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं कौन कौन से हैं? एक तो यही हो गया हमारा वीर शंकर साहे रघुनाथ साहे, दूसरा है रानी दुर्गावती सम्मान, तीसरा है टांट्या भील सम्मान, और चौथा है भीमा नायक सम्मान। ये 4 सम्मान है जो दिए जाते हैं, और चारों जो दिए जाते हैं वो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिए जाते हैं। अब बात करें शंकर साहे और रघुनाथ साहे की। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। शंकर साहे को कविता लिखने के कारण सजा मिली। इन्होंने विद्रोह में नेतृत्व किया था जबलपुर महाकौशल क्षेत्र से, तो वहाँ इन्हें गिरफ्तार करके कब? 18 सितंबर 1858 को जबलपुर में तोप के मुँह से बांधकर इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी? तो यह हाल ही करंट का अफेयर्स क्वेश्चन है। देखो ये जो एग्ज़ाम हुआ यह हुआ है जून 2025 में, और ये क्वेश्चन मई 2025 का 1 महीने पहले का ही करंट अफेयर्स पूछा है, तो याद रखिएगा इस तरीके की आपको तैयारी रखनी है। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंदौर में। और ये किससे रिलेटेड है? तो यह है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के निपटान को लेकर यह संबंधित है। कौन सी? द चेंज मेकर कॉन्क्लेव। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। किससे है? भील जनजाति से। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। पिथौरा भील जनजाति। प्रमुख इसके चित्रकार कौन है? पेमा फाल्या और भूरीबाई। कौन? पेमा फाल्या और भूरीबाई प्रमुख चित्रकार हैं। इसके जो चित्रकार है उसको क्या? लिखंदर कहा जाता है। जो चित्र करने वाला कौन कहलाता है? लिखंदर कहलाता है। और यह क्या? एक अनुष्ठानिक प्रकार का चित्र है। कैसा है? अनुष्ठानिक। इसमें क्या? घोड़ों का अंकन किया जाता है अलग अलग तरीके से, तो याद रखिए पिथौरा चित्रकला। नेक्स्ट, धार राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है उदाजीराव पवार। ऑप्शन ए। मराठा जो सरदार थे उदाजीराव पवार। इसके अलावा धार की हम बात करें तो धार जिले में मांडू प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा मोहनखेड़ा जैन तीर्थ, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ भी कहाँ है? यह है धार जिले में ही है। मोहनखेड़ा को लेकर भी 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 MPPSC प्रीलिम्स में, तो याद रखिएगा। मांडू फेमस है अपने जहाज महल के लिए, बाज बहादुर रानी रूपमती की कहानी के लिए, इनकी लव स्टोरी के लिए। बाज बहादुर शासक भी थे, संगीतकार भी थे। इसके अलावा यहाँ का हिंडोला महल भी फेमस है। यहाँ हुसंग शाह का मकबरा है, वह भी फेमस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतनी समृद्धशाली थी कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी। मतलब इन्होंने वहाँ की अमीरी का जिक्र किया है। तो अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी? आईने अकबरी। क्वेश्चन से आपको 2 फैक्ट मिल रहे हैं। किस रियासत के बारे में कहा था? इन्होंने कहा था गोंडवाना। गोंडवाना की उस समय शासकिया कौन थी? तो यह थी दुर्गावती। अच्छा, जो अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? अकबर के 9 रत्नों में से एक रानी दुर्गावती। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हम इसी पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। जो संग्राम साहिब वाला क्वेश्चन आया था कि रस रत्नमाला के लेखक कौन है, दुर्गावती के बारे में डिस्कस किया। तो ये कौन? संग्राम साहिब की पुत्र वधू थी। कहाँ की? गोंडवाना की शासिका थी, है ना। इन्होंने चौरागढ़ में अपनी राजधानी बनाई थी और 1564 में मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुई थी। इनके जीवन का प्रमुख युद्ध है जो मुगलों से हुआ, नरही नाला या नर्रई का युद्ध, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया है? तो यह किया है हान कांग, ऑप्शन सी हान कांग ने। इन्होंने अपने क्या जो इनका काव्यात्मक गद्य है उसके लिए इन्हें मिला है, जो गहन काव्यात्मक का गद्य है ना, याद रखना, काव्यात्मक गद्य। जो काव्य होते हैं वो किस में होते हैं? वो पद्य विधा में होते हैं, लेकिन ये उल्टा है, ये क्या है? काव्यात्मक गद्य है इनका, इसके लिए इन्हें मिला है, इसलिए ये अलग है, तो आप याद कर लीजिएगा हान कांग। इनकी प्रमुख किताबें कौन सी हैं? तो द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ये प्रमुख किताबें हैं। जो नोबेल पुरस्कार की बात करें, नोबेल पुरस्कार की, तो यह 1901 में प्रारंभ हुआ था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में। जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, याद रखिए। जो 1901 में शुरू हुआ था तो शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन का, और साहित्य का और शांति का, इन 5 क्षेत्रों में। फिर 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल प्रारंभ हुआ था। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था 1913 में, अपनी रचना गीतांजलि के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुआवन टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित हुए हैं। मनुआवन टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो लघु पाषाणकालीन स्थल है मध्य प्रदेश का, और यह है भोपाल जिले में। कहाँ? भोपाल जिले में अवस्थित है। अगर हम बात करें और पाषाणकालीन स्थलों की मध्य प्रदेश में, तो रायसेन जिले में भीमबेटका, जहाँ आदि मानवकालीन काल के क्या शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, यहाँ आदि मानवकालीन की चित्रकला भी प्राप्त हुई हैं। और ये कहाँ? ओबेदुल्लागंज तहसील में। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है पीएससी में। और जो भीमबेटका है, इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। कौन कौन से स्थल यूनेस्को में है मध्य प्रदेश से? तो 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची, और 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया है। धार जिले के प्रमुख स्थल तो मांडू है, खलघाट है धार में, फिर मोहनखेड़ा, जैन तीर्थ है, ये आप याद रखेंगे। ग्वालियर में ग्वालियर के किले, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो इस पेपर का डिस्कशन यहाँ समाप्त होता है। यह हाल ही का पेपर है, बहुत जल्दी आपको इसका डिस्कशन भी मिल गया। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ज़रूर फैलाएं और बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू।